नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एग्जाम ओरिजिनल्स के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं मेघना और हम डिस्कस करने वाले हैं आज 8 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। उससे रिलेटेड थ्योरीज डिस्कस करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो आपके करंट अफेयर वाले सेक्शन है उसमें से केस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। जब भी आप एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स पढ़ें तो आपका अप्रोच क्या होना चाहिए कि कौन से करंट अफेयर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है और कौन सी चीजें आपको न्यूज में स्किप करनी होती हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड आपके प्रीलिम्स के फैक्ट कौन से हैं और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से या मेंस के पर्सपेक्टिव से आपके लिए कौन सी चीजें जरूरी है कि आंसर्स में आप उन सारी चीजों को किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहली न्यूज से। तो पहली न्यूज ली गई है पीआईबी से। अब यहाँ पे जल जीवन मिशन जो है उसने एक मोमेंटस माइलस्टोन क्रॉस किया, प्रोवाइडिंग टैप वाटर कनेक्शंस टू 14 करोड़ रूरल हाउस होल्ड्स। 14 करोड़ रूरल हाउस होल्ड्स को पानी पहुंचाने का पाइप्ड वाटर के थ्रू उसने माइलस्टोन अचीव किया है। तो अभी ये कितना परसेंट हो चुका है? 72.71%। अगर हम देखेंगे 2019, जब 2019 के अगस्त में ये स्कीम स्टार्ट की गई थी, तब ये जो परसेंटेज था ना, सिर्फ कितना परसेंट था? सिर्फ 17% लोगों के पास ही रूरल हाउस होल्ड्स में टैप वाटर कनेक्शन था। लेकिन अब कहाँ पहुंच गए हम? ऑलमोस्ट 73% पे पहुंच गए हैं। तो काफी बड़ा अचीवमेंट है ये कि वाटर का सप्लाई जो हर घर जल इसका टैग था ना, एक्चुअली में वो अब प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो रहा है। ठीक है, ओवर 2 लाख विलेजेस एंड 161 डिस्ट्रिक्ट्स आर नाउ हर घर जल, है ना। तो अब ये जो जल जीवन मिशन है एक्चुअली में बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन है। इट envisages supply of 55 liters of water per person per day to every rural households, है ना। और 2024 तक का टारगेट रखा गया है कि 2024 तक कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति कितना जल देना है? प्रतिदिन 55 लीटर पानी की आपूर्ति की परिकल्पना की गई थी। अब ये जो मिशन है जल जीवन मिशन, वो कब लॉन्च किया गया था? तो ये 15 अगस्त 2019 को ये लॉन्च किया गया था। 2019 में लॉन्च किया गया था। कल हमने एक और चीज पढ़ी थी कि जो 15 अगस्त, बट वो 1969 को बनी थी। तो वो कौन सा बॉडी था? वो था ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। ये इस दिन फाउंड किया गया था। तो डेट सेम थी बट ईयर्स डिफरेंट है। तो आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन है, इसलिए इसका डेट याद रखना है। इसका जो नोडल मंत्रालय मिनिस्ट्री है वो कौन सा है? जल शक्ति मिनिस्ट्री। तो नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है? जल शक्ति मंत्रालय है। फिर अब देख लेते हैं यहाँ पर कुछ बेनिफिट्स देखते हैं स्कीम के। ठीक है, एक्चुअली में ये आप मेंस के पर्सपेक्टिव से या मेंस के पेपर में आप इस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं कि जल जीवन मिशन जो चल रहा है वो एक ही मिशन है कि आपको सिर्फ टैप वाटर कनेक्शन दिया जाएगा, बट एक्चुअली में अलग अलग फील्ड्स पे किस तरीके से बेनिफिट कर रहा है। ठीक है, बाकी जगह पर भी इसका लाभ देखा जा सकता है। जैसे पहली चीज ये सपोर्ट कर रहा है स्वच्छ भारत मिशन, या स्वच्छ भारत मिशन का एक तरीके से समर्थन कर रहा है। तो कैसे समर्थन कर रहा है मैं आपको एग्जाम्पल से देकर समझाती हूँ। ठीक है, मतलब नर्मदा नदी के पास एक काली घाट है और आई यूज्ड टू गो देयर। वहां पर मैंने देखा कि जो वहां के लोग हैं, मतलब वहां के जो ऊपर गांव बसा हुआ है, वहां के जो लोग हैं ना, वो अपना सब कुछ, जैसे गेहूं धोने चले गए नीचे पानी में बहुत सारा, और बहुत सारे कपड़े लेकर धोने चले गए वहां पर। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, पानी बहुत गंदा हो रहा था। वहां घाट के किनारे का जो पानी है काफी गंदा हो रहा था। तो अब क्या हुआ कि अगर उस गांव में भी, अब मैंने देखा है कि वहां पर भी क्या हो गया, टैप वाटर कनेक्शन प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो अब वो जो लोग हैं ना, नीचे अपना गेहूं लेकर और कपड़े लेकर वहां पर जाते नहीं है। तो इससे क्या हो रहा है, वहां की नदी भी साफ हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसके साथ ही पानी देने के साथ साथ स्वच्छ भारत मिशन भी प्रमोट किया जा रहा है। ठीक है, ये एक इनिशिएटिव हो गया। फिर दूसरी जगह आते हैं कि इसका दूसरा पार्ट है, इसमें वाटर प्यूरिफिकेशन और ट्रीटमेंट प्लांट या फिर जल शोधन और उपचार संयंत्र भी इसका पार्ट है। तो अब अगर वाटर प्यूरिफिकेशन होगा तो वाटर प्यूरिफिकेशन से क्या होगा कि अगर लोगों को साफ पानी मिल रहा है तो इससे जो वाटर बॉर्न डिसीजेस है, मीन्स पानी से होने वाली जो बीमारियां हैं वो कम हो जाएंगी। पानी से होने वाली डिसीजेस जो होंगी वो कम हो जाएंगी, क्योंकि आप लोगों के घर में ही स्वच्छ पानी पहुंच रहा है तो वो गंदा पानी नहीं पिएंगे। ठीक, और इससे क्या होगा, हेल्थ में इंप्रूवमेंट आएगा। तो ये क्या कर रहा है, इनडायरेक्टली हेल्थ को भी इंप्रूव कर रहा है। जो रूरल कम्युनिटीज हैं, जो गाँव के लोग हैं, वहां के लोगों की हेल्थ में भी काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिला। और एक और बेनिफिट क्या है इसका कि जो आईएमआर और एमएमआर है, सबसे इंपॉर्टेंट है मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, है ना। मैटरनल मोर्टिलिटी रेट की कितनी मैटरनल डेथ्स हो जाती हैं एक प्रेग्नेंट महिला की, या फिर वो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के 42 दिनों में उसकी डेथ हो जा रही है। तो इससे ये जो एमएमआर है एक्चुअली में कैसे काम कर रहा है कि आप महिलाएं जो है इस हालत में भी उनको पानी भरने दूर तक चल के जाना होता था। तो अब क्या हो रहा है, उनकी हेल्थ में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, उनकी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, जिसके कारण उनकी डेथ भी हो जाती है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो मध्य प्रदेश है
वो वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स में काउंट किया जाता है। मे बी थर्ड वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट है असम और यूपी के बाद, जहां पर मैटरनल मोर्टिलिटी रेट काफी गंदा है। तो एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको ये सारी चीजें भी ग्राउंड लेवल पे इंप्रूव करने के लिए काम करना है। ठीक है, एक तो अब ये चीज जो है ये क्या प्रमोट कर रही है, स्वस्थ भारत को भी प्रमोट कर रही है। तो अब जल जीवन मिशन से क्या प्रमोट हो रहा है, स्वस्थ भारत। तो आप इसको हेल्थ के टॉपिक में यूज कर सकते हैं कि किस तरीके से जो जल जीवन मिशन है वो एक्चुअली में हेल्थ के पर्सपेक्टिव से भी काम कर रहा है, लोगों की हेल्थ में भी इंप्रूवमेंट आ रहा है। फिर आता है सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट्स, कि इससे कौन से सामाजिक आर्थिक लाभ मिल रहे हैं। तो सामाजिक आर्थिक लाभ में आप देख सकते हैं कि जो वुमेन है ना, या फिर महिलाएं और जो आपकी लड़कियां हैं वो कहाँ पर जाती थी, दूर तक उनको पानी भरने के लिए जाना पड़ता था, है ना। तो दूर तक पानी भरने जाने से क्या होता था कि उनका टाइम वेस्ट हो रहा है। अगर ये टाइम उनका अब सेव होगा इस मिशन के तहत, पानी घर पे पहुंच जाएगा तो उन्हें बाहर नहीं जाना पड़ेगा पानी भरने के लिए, और वो क्या करेंगी, अपने टाइम को रीडायरेक्ट कर सकती हैं किसी इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज में। जैसे वुमेन्स हैं वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बना सकती हैं, ऐसे समूह बना सकती हैं जहां से उनकी इनकम जनरेट हो। ठीक, और यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट पे भी लड़कियां फोकस कर सकती हैं, तो स्किल डेवलपमेंट भी प्रमोट होगा इससे, है ना। जो भी टाइम सेव होगा उसमें आप स्किल डेवलपमेंट करवा सकते हैं। तो एक तो स्किल डेवलपमेंट प्रमोट हो रहा है। फिर अब ये हो गया है कि आजकल महंगाई का जमाना है, तो अगर सिर्फ हस्बैंड अर्न कर रहा है तो प्रॉब्लम है, लेकिन इससे क्या होगा, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों अर्न कर सकते हैं, और यहाँ पर बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिल पाएगा, उनके बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिल पाएगा, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ने जाएंगे तो उनका ह्यूमन डेवलपमेंट भी होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ह्यूमन डेवलपमेंट भी हो रहा है और इकोनॉमी भी ग्रो कर रही है। तो कितने सारे हमें इनडायरेक्ट बेनिफिट्स इस मिशन से देखने के लिए मिल रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर पानी समिति या फिर विलेज वाटर एंड सैनिटेशन कमिटीज बनाई गई हैं, जिसको कॉमनली पानी समितिज कहा जाता है। अब यहाँ से क्या होगा कि इसमें जो वाटर सोर्स का मैनेजमेंट है या फिर जो ग्रे वाटर ट्रीटमेंट है, जो वॉशरूम्स और यहाँ टॉयलेट से पानी जो वेस्ट वाटर होता है उसके ग्रे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं, उस पानी को ट्रीट किया जाता है। ठीक है, तो ग्रे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स इन सारी चीजों के लिए, और यहाँ पर एक वाटर सैंपल्स किट भी है जहाँ पर वाटर की टेस्टिंग की जाएगी। उसमें कम से कम 23 से 24 लाख महिलाओं को अपॉइंट किया गया कि वो ये काम करेंगी। तो यहाँ पे वुमेन का भी स्किल डेवलपमेंट अच्छा खासा हो रहा है, और इतनी सारी एक तरीके से वुमेन एम्पावरमेंट भी जनरेट हो रहा है ना। इसके बाद हमने सारी चीजें देख ली कि एक जल जीवन मिशन था जिससे इतने सारे बेनिफिट्स हमको हो रहे हैं कि हम किस तरीके से इसको स्वच्छ भारत मिशन में भी यूज कर सकते हैं और आपके स्वस्थ भारत में भी यूज कर सकते हैं, हेल्थ वाले टॉपिक पर। ठीक, इसमें आप एक और चीज ले सकते हैं कि जब आप आंसर्स लिखें तो आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स या फिर सतत विकास जो लक्ष्य है, हमारे 17 लक्ष्य हैं, तो उसमें से जो SDG 6 है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 है, उसमें क्या बोला गया है कि अचीविंग प्रोवाइडिंग सेफ एंड अफोर्डेबल ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल, जहां पर हमें क्या करना है, स्वच्छ पानी देना है लोगों को। तो जब भी आप आंसर्स लिखे ना तो आप ये 17 डेवलपमेंट गोल्स थोड़े याद कर लें, ताकि आप उसको कंक्लूजन या इंट्रोडक्शन में अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका स्वच्छ भारत मिशन। नहीं था ये, लेकिन हमने देखा कि जल जीवन मिशन किस तरीके से बेनिफिट कर रहा है, सिर्फ किसी को पानी दे देने से ही एक इतना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है। ठीक, अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज की तरफ। तो IIT दिल्ली टीम ने फर्स्ट HIRS लैंडस्लाइड रिस्क मैप बनाया है, जो कि भूस्खलन मैप होगा। ठीक है, अब इंडियन लैंडस्लाइड ससेप्टेबिलिटी मैप, ससेप्टेबिलिटी मींस क्या होता है कि एक पर्टिकुलर लोकेशन में कितना नुकसान होने की क्षमता है ना। तो यहाँ पर किसी आपदा के आने से कितना ससेप्टेबिलिटी रेट है वहां का, वो देखा जाएगा। तो अब इंडिया के पास इससे पहले कोई भी लैंडस्लाइड या भूस्खलन का जो ससेप्टेबिलिटी मैप था वो नहीं था, जो पूरे देश में काम कर सके। कुछ स्पेसिफिक एरियाज के लिए बनाया गया था, लेकिन पूरे देश की लोकेशंस को ट्रैक कर पाए ऐसा कोई मैप नहीं था। तो IIT दिल्ली ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है। ठीक है, भला ही लैंडस्लाइड्स जो है वो सिर्फ 1 से 2% ऑफ द कंट्री की लोकेशन में आते हैं, लेकिन फिर भी ये काफी जरूरी चीज थी क्योंकि इससे पहले ये टेक्नोलॉजी नहीं बनाई गई थी। अब डेवलप किया गया एक हाई रेजोल्यूशन लैंडस्लाइड ससेप्टेबिलिटी मैप, जिसका रेजोल्यूशन होगा कम से कम 100 मीटर्स का, और हर 100 स्क्वायर मीटर्स की लोकेशन पर ये ससेप्टेबिलिटी को ट्रैक कर सकता है। इसको इंडिया का फर्स्ट लैंडस्लाइड ससेप्टेबिलिटी मैप भी कहा गया। ये क्या चीज किसमें हेल्प करेगा सबसे ज्यादा, कि मान लेते हैं किसी एक लोकेशन में बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, लैंडस्लाइड आने की प्रोबेबिलिटी है, वहीं दूसरी लोकेशन में लैंडस्लाइड आने की प्रोबेबिलिटी नहीं है। अगर आपको एक बार स्पेसिफिक लोकेशन पता चल गई तो इजी हो जाएगा एडमिनिस्टर करना वहां के एरिया को, कि हमें कितने डिजास्टर रिस्पांस टीम वहां पर भेजनी है, कितना रिसोर्स की फंडिंग या फिर रिसोर्स एलोकेशन करना है। पॉलिसी मेकर्स को भी हेल्प मिलेगी कि वो अगर उन्हें वर्नेबिलिटी पता है किसी एरिया की तो कौन से मेजर्स लेने चाहिए माइटिगेशन के लिए, वो सारी चीजें भी इससे पॉसिबल हैं।
तो ये हो गया आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट डिजास्टर मैनेजमेंट या आपदा प्रबंधन वाला जो टॉपिक आता है उसके लिए। फिर नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं आपके जीएसटी रेवेन्यूज, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, या फिर इसे कहा जाता है वस्तु एवं सेवा कर। अब इसमें क्या हुआ है, इसकी जो कलेक्शन है, रेवेन्यू कलेक्शन में एक डिप देखने के लिए मिला है। ठीक है, कुछ स्टेट्स में ये डिप देखने के लिए मिला है, लेकिन आप देखेंगे कि ये न्यूज आपके लिए उतनी इंपॉर्टेंट इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है कि कितना रेवेन्यू बढ़ रहा है या कितना रेवेन्यू कम हो रहा है। ठीक, अब इसमें किस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि एक्चुअली में जो जीएसटी है वो कौन से टैक्स या किस कर के अंदर आता है। अब इसमें मध्य प्रदेश ने अच्छा परफॉर्म किया है। ठीक है, रेवेन्यू कलेक्शन में जो मध्य प्रदेश है वो टॉप में है और अच्छा कलेक्शन देखा गया है यहाँ पर का। तो हम समझ लेते हैं कि सबसे पहले जो आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस वाला टॉपिक है आपके मेंस में, तो आपको पता होना कि चाहिए कि डायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं और इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं। इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि दो चीजें होती हैं, इंसिडेंस और दूसरा होता है आपका इम्पैक्ट। ठीक है, इंसिडेंस और इम्पैक्ट मीन्स जैसे किसी व्यक्ति पर कर लगाया जा रहा है तो उसका प्रभाव और जिस पे लगाया जा रहा है वो व्यक्ति सेम है, तो इसको क्या कहेंगे, डायरेक्ट टैक्सेस कहा जाता है। कि जब इंसिडेंस और इम्पैक्ट एक ही व्यक्ति पे पड़ रहा है तो वो होगा डायरेक्ट टैक्स। फॉर एग्जाम्पल आपका इनकम टैक्स हो गया, तो इनकम टैक्स में क्या होता है कि आप पर ही लगाया जा रहा है ना, इनकम आप पे ही लगाया जा रहा है इनकम टैक्स, और आप ही इसका कलेक्शन दे रहे हैं, तो आपको ही नुकसान हो रहा है इनकम टैक्स देने से। तो इसलिए क्या हो रहा है, एक ही व्यक्ति पे प्रभाव पड़ रहा है। तो ये किस में आ जाता है, जैसे आपका कॉर्पोरेशन टैक्स भी है जो कॉर्पोरेट कंपनीज पे लगाया जा रहा है, वो भी आपका डायरेक्ट टैक्स है। अब इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, जो इंसिडेंस है और इम्पैक्ट है दो अलग अलग व्यक्तियों पर पड़ेगा। जैसे लगाया किसी और पे जा रहा है लेकिन इसका प्रभाव किसी और पे पड़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप बिस्किट खरीदने गए हैं, एक दुकान पर जाते हैं, तो जो बिस्किट का पैसा है ना वो दुकान के ऐप से ही ले रहा है। तो बिस्किट का पैसा दुकानदार आपसे ले रहा है, लेकिन एक्चुअली में दुकान वाला जो है वो कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पैसा देगा। तो इंसिडेंस कौन हो गया इस पर, इंसिडेंस हो गया दुकान वाला, लेकिन प्रभाव किस पे पड़ रहा है, आप पर पड़ रहा है, आपको देना पड़ रहा है वो पैसे। तो इंसिडेंस और इम्पैक्ट दोनों अलग अलग व्यक्तियों पे पड़ने वाले टैक्सेस को क्या कहा जाता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस। और जीएसटी जो आपका गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है या फिर वस्तु एवं सेवा कर, एक तरीके का अप्रत्यक्ष कर है। डायरेक्ट, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर को कहा जाता है। ठीक, ये हो गया आपका टैक्सेस हमने समझ लिए। अब जीएसटी के बारे में देख लेते हैं। तो जो आपका ये वस्तु एवं सेवा कर है, उसके लिए कौन सा बिल पास किया था, 122nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पास किया गया था। ये नंबर था लेकिन एक्चुअली में अमेंडमेंट कौन सा है ये याद रखना है आपको, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, कि 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था जो कि 2016 पर आया था। लेकिन एक्चुअली में जो जीएसटी है वो फोर्स में कब आया ये भी आपको ध्यान में रखना है कि 1 जुलाई 2017 से ये एक्ट फोर्स में आया था। तो एक्ट जब है, एक्ट पास कब हुआ 2016 में, लेकिन ये फोर्स में कब हुआ, 2017 में आया था। ये दोनों डेट्स आपको याद रखनी है और अमेंडमेंट तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो हमारा अनुच्छेद 246 का ए है वो बोलता है कि राज्यों को वस्तुओं और सेवाओं पर कर लगाने की शक्ति है, मतलब स्टेट्स हैव द पावर टू टैक्स गुड्स एंड सर्विसेज, ये आर्टिकल 246 में बोला गया है। ठीक है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए आपके क्वेश्चन में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहां पर वो आपसे अमेंडमेंट पूछता है। यहाँ पे बोला गया कि जो भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 91st अमेंडमेंट है, संशोधन है, उसका क्या प्रावधान है। तो यहाँ पे बोला गया था, ये पहला ऑप्शन है जहाँ पे बोला गया कि जो सीलिंग है साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, मतलब बोला जाता है कि लोकसभा या विधानसभा का जो सीलिंग साइज है कि कितनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए वहां पर फिक्स कर दिया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को। तो यहाँ पे कितना बोला, मान लेते हैं आपके एमपी में कितनी स्ट्रेंथ है विधानसभा की, 230 है। तो 230 का जो 15% होगा वो 15% क्या हो जाता है, लगभग 35 हो जाएगा। तो 35 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होने चाहिए पूरी विधानसभा में, इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए, इतना फिक्स कर दिया है इस अमेंडमेंट से। तो ये हो गया। इसके बाद से आपको ये भी चीजें याद रखनी है यहाँ पर कि ऑलमोस्ट जो आपके 95th अमेंडमेंट से 106 जो रिसेंट वाले अमेंडमेंट्स हैं वो तो आप अच्छे से याद कर लीजिए। अभी लेटेस्ट आया था 106 अमेंडमेंट। अभी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो 106 अमेंडमेंट एक्ट था कॉन्स्टिट्यूशन का वो किस चीज से रिलेटेड है या क्या चीज है जिससे ये अमेंडमेंट जुड़ा हुआ है। ठीक है, मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज पे, और उस पे है कि सेंट्रल इंडिया में पहली बार एम्स भोपाल ड्रोन से पहुंचाएगा दवाएं। तो सेंट्रल इंडिया में पहली बार ऐसी तकनीक का यूज किया जा रहा है जिससे जरूरी दवाएं और ब्लड के साथ जरूरी इंजेक्शंस आसपास के जिलों तक पहुंचाए जा सकेंगे। अब ये जो प्रैक्टिस है वो ऐसा नहीं है कि पूरे इंडिया में पहली बार शुरू कर जा रही है, यहाँ पे ये सेंट्रल इंडिया बोल रहा है। मतलब इससे पहले भी ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स पे जहां पर हिली टेरेन्स होते हैं, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स पे यूज किया गया। जो हिमालयन स्टेट्स हैं वहां पर भी डिफिकल्ट टेरेन होते हैं जहां पर आपको
ट्रैवल करना इजी नहीं होता है, ठीक है। तो वहां पर ड्रोन्स की हेल्प ली जाती है कि ऐसे स्टेट्स पर या ऐसी जगहों पर, फार फ्लंग एरियाज पर भी तो एम्स भोपाल पे ड्रोन स्टेशन से जरूरी दवाएं पहुंचाने के लिए 60 किलोमीटर दूर रायसेन जिले के गोहरगंज तहसील स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या फिर प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स को चुना गया है। सबसे पहला जो जिला चुना गया है, मतलब रायसेन का कौन सा, गोहरगंज तहसील को चुना गया है इसके लिए। आने वाले, मतलब ये पहला फेज होगा, बट आने वाले फेजेस में और भी एरियाज को कवर किया जाएगा। तो अब इस टेक्नोलॉजी से क्या चीज चेंज होगी कि जो 60 किलोमीटर लग जाते थे रायसेन जाने पे, है ना, तो 2 घंटे का समय लगता था। 60 किलोमीटर की दूरी है तो 2 घंटे का समय लगता था, लेकिन इससे टाइम रिड्यूस हो जाएगा और सिर्फ 20 से 30 मिनट पर आप वहां तक दवाइयां पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो अभी जो ऐसे एरियाज है, जैसे जो आपके प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स होते हैं, वहां पर ये दवाइयों की आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है और इसके लिए अब टेंडर्स जारी कर दिए गए हैं। धीरे धीरे ये फोर्स पे आ जाएगा, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। तो अब यहाँ पर आईआईटी ने जो स्टूडेंट्स हैं जो फार फ्लंग एरियाज पे रहते हैं उनके लिए कुछ नई अपॉर्चुनिटी लेकर आए आईआईटीज जो है। तो यहाँ पर ये बोला गया है जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है वो एस्पिरेशनल स्टूडेंट्स के लिए, मतलब हर एक स्टूडेंट का सपना होता है कि वो आईआईटी में जाकर पढ़े, है ना, ऐसे कॉलेजेस से पढ़े, प्रीमियर इंस्टीट्यूट से पढ़े। तो अभी तक ये सिर्फ टीयर 1 के स्टूडेंट्स ही मतलब ज्यादातर पहुंच पाते थे, लेकिन अब ये अपॉर्चुनिटी जो है टीयर 2 और टीयर 3 टाउन्स में भी काफी काम आएगी। तो 5 आईआईटीज हैं, आईआईटी रोपर, गुवाहाटी, मंडी, पटना एंड कानपुर, इन्होंने कुछ इनिशिएटिव चालू किया है। तो जो 2024-25 का एकेडमिक ईयर होने वाला है, 2024-25 का जो एकेडमिक ईयर होने वाला है, अब स्टूडेंट्स कोई भी ऐसे कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट कॉलेजेस में, यहाँ पे कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, तो वो कोर्स के लिए ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। माइनर स्पेशलाइजेशन का कोर्स है, डिप्लोमा या बैचलर्स डिग्री, मास्टर डिग्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं अंडर द स्कीम ऑफ नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ना। उसका प्रोसेस होगा, उसके प्रोसेस की डिटेल यहाँ पर नहीं दी गई है कि किस तरीके का प्रोसेस होगा, लेकिन ये किसके अंदर आता है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का पार्ट होगा। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY का पार्ट होगा, जो कि आपके स्किल डेवलपमेंट इंडिया का इनिशिएटिव है। स्किल डेवलपमेंट का इनिशिएटिव होने वाला है, स्किल इंडिया करके स्कीम चल रही है, उसका पार्ट होगा ये इनिशिएटिव जो है आईआईटीज का, ठीक। अब यहाँ पर अलग अलग एरियाज, मतलब जैसे आप मास्टर्स डिग्री कर रहे हैं, बैचलर्स कर रहे हैं, फिर कोई कोर्स चालू कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको आप एलिजिबल हो पाएंगे, ठीक है। इसके पहले भी अभी कुछ दिन पहले आया था कि जो एमपी गवर्नमेंट है उसने आईआईटी दिल्ली के साथ मिलकर कुछ कॉलेजेस में इसमें एमपी के 3 कॉलेजेस लगभग सिलेक्ट किए गए हैं जहां पर एआई और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोर्स करवाए जाएंगे। किसकी हेल्प से किया है, आईआईटी दिल्ली की हेल्प से किया है। दोनों का कोलैबोरेशन है, एमपी गवर्नमेंट और आईआईटी दिल्ली का। तो यहाँ पर जैसे जो जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज है वहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स स्टार्ट किया जाएगा, जो आपका उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज है वहां पर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोर्स स्टार्ट किया जाएगा। तो ये आपके जो हायर एजुकेशन या टेक्निकल एजुकेशन वाला टॉपिक है वहां के लिए काफी इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाती है, वहां पर आप इसको यूज कर सकते हैं। अब जान लेते हैं कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है वो क्या है। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना एक कौशल प्रमाणन योजना है जिसका उद्देश्य भारतीय युवाओं को उद्योग प्रासंगिक कौशल प्रशिक्षण लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। मतलब इसका एम है टू इनकरेज इंडियन यूथ टू टेक अप इंडस्ट्री रेलेवेंट स्किल ट्रेनिंग, वो ले सके, इसका ये स्किल डेवलपमेंट का पार्ट ही है। ये मिशन कब लॉन्च किया था, 2015 में। आपने देखा होगा कल के लेक्चर में, परसों के लेक्चर में, कि जो रिलेटेड स्कीम्स हैं उसकी डेट्स पूछ ली जाती हैं या वो स्कीम कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है। तो कोई भी स्कीम आप पढ़ रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की जो बहुत इंपॉर्टेंट साउंड कर रही है उसका याद ध्यान में रखिए, क्या उद्देश्य है उस स्कीम का और वो किस नोडल मंत्रालय के अंदर आती है। तो यहाँ पर ये किसके अंदर आती है, कौशल विकास एंड उद्यमिता मंत्रालय के अंदर, उसकी प्रमुख योजना का ये प्रमुख योजना है, ठीक है। फिर आ जाते हैं हमारा नेक्स्ट न्यूज पर। तो नेक्स्ट न्यूज आता है कि उज्जैन में देश का पहला प्रसादम आरओ के पानी से बनेगा खाना, है ना। बस ये इसमें ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये है कि यहाँ पे जंक फूड नहीं मिलेगा, सिर्फ हेल्दी फूड मिलेगा। और श्रद्धालुओं को समर्पित कर दिया गया है। 175 लाख की लागत से बने प्रसादम में 17 दुकानें रहेंगी और यहाँ पर हाइजीन का विशेष ध्यान रखा जाएगा और मोटे अनाज जो मिलेट्स होते हैं उसको भी बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक है। उज्जैन के बाद देश भर में 100 स्थानों पर ये स्ट्रीट खोले जाएंगे, मतलब ऐसा बाकी जगहों पे भी किया जाएगा लेकिन उज्जैन देश में पहला ऐसा जगह बना हुआ है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आते हैं आपके प्रीलिम्स के लिए कुछ फैक्ट है, जैसे कि अब बोला गया है जो आधार के लिए नए एनरोलमेंट्स होंगे उसमें अब 3 स्टेज का वेरिफिकेशन किया जाएगा, ठीक है। तो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI
ने नए एनरोलमेंट को लेकर एक बड़ा बदलाव किया है। एनरोलमेंट होने के लिए आप 3 बार वेरिफिकेशन करवाना जरूरी है, मतलब 3 लेवल पर इसका वेरिफिकेशन किया जाएगा। और ये जो चीज है वो 18 अबव जो लोग हैं उनके लिए बस लाया गया है ना, जो अबव 18 है उनके लिए लाया गया है। तो इसमें क्या किया जाएगा कि सबसे पहले जो आपका डेटा है सेंट्रल पर एनरोलमेंट होने के बाद इनका डेटा बेंगलुरु पहुंचेगा, वहां से डेटा वेरिफिकेशन के लिए राजधानी भोपाल भेजेंगे और राजधानी में वेरिफिकेशन के लिए आवेदक का डेटा संबंधित जिले में भेजा जाएगा। तो इस तरीके से 3 स्टेप का वेरिफिकेशन इस पे यूज किया जाएगा। इस कारण आधार कार्ड मिलने की अधिकतम समय सीमा जो है बढ़ जाएगी। तो 6 महीने तय की गई है कि अब आप आधार कार्ड बनवाएंगे तो उसके बाद 6 महीने का टाइम लगेगा आपके आधार कार्ड बनने में। तो आधार के बारे में जान लेते हैं कि 12 डिजिट का इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन नंबर है, जो कि किसके द्वारा इशू किया जाता है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के द्वारा ये इशू किया जाता है। और ये भारत में किसी भी जगह पहचान और पते के प्रमाण के रूप में कार्य करता है। और ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो ये आता है इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय या मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मियोटी के अंदर आता है। ठीक है, MIETY मियोटी के अंदर आता है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। तो 12 हेक्टेयर्स में नागर शैलीय नागरी स्क्रिप्ट में बनाया जाएगा ओमकारेश्वर म्यूजियम। जो आपका ओमकारेश्वर स्टेच्यू बना है, स्टेच्यू ऑफ वननेस, ओमकारेश्वर में बना है, रिसेंटली उसका इनॉग्रेशन किया गया, 108 फीट का स्टेच्यू बनाया गया वहां पर। ठीक, तो वहां पर ही एक म्यूजियम भी बनने जा रहा है और इसका काम जो है वो 2027 तक पूरा हो जाएगा। म्यूजियम में जो शंकराचार्य को समर्पित इस म्यूजियम में उनके दक्षिणा मूर्ति स्वरूप को दर्शाया जाएगा। म्यूजियम में स्वर्ण आंवला की वर्षा के प्रसंग को भी समझाया जाएगा। तो आदि शंकराचार्य ने एक वृद्धा की गरीबी दूर करने के लिए स्वर्ण के आंवलों की वर्षा करवाई थी, ऐसा कहा जाता है। तो उस प्रसंग को भी यहाँ पर दिखाया जाएगा। और यहाँ पे माया होलोग्राम भी बनाया जाएगा, जैसे हम बोलते हैं ना सबमो माया। तो माया होलोग्राम जो है ये एक तरीके से जीवन और मृत्यु का चक्र है। ठीक है, इस सारी चीजों को भी बताया जाएगा। ये सारी चीजें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं, बस माया होलोग्राम आपको याद रखना है। और बाकी अब ये बनना स्टार्ट हुआ है, 2027 तक ये कंप्लीट होगा। ठीक है, और इसके बाद से एक है केरला की न्यूज, जो कि केरल में स्थित है देश का पहला कथकली गांव अरियूर, अयरूर जो स्थित है वो कथकली यहाँ पर है। यहाँ पर एक फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किया जाता है हर साल, जो कि अभी उसका 17th एडिशन सेलिब्रेट होने वाला है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर कथकली म्यूजियम का निर्माण भी करवाया जा रहा है और ये देश का पहला कथकली म्यूजियम होगा। ठीक, ये इंपॉर्टेंट था आपके लिए। अब आज का हमने सारी न्यूज डिस्कस कर लिया है। सबसे इंपॉर्टेंट था आपका जल जीवन मिशन जो हमने देखा, वो काफी इंपॉर्टेंट था आपके मेंस के पर्सपेक्टिव के लिए भी इंपॉर्टेंट था। हमने उसके बेनिफिट्स डिटेल में डिस्कस किए और जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो सारी कुछ देख लिया है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस।